वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को शुरू करने से पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम हमने देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस है। वो कुछ इस तरह से था। कंटिन्यूस की भी मैंने बात की थी कि अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा तो ये बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के ये प्लॉट यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है। लेकिन ब्लैक बॉडी को अगर हम देख ले तो ब्लैक बॉडी हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हम आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा देख लें तो लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास इस तरह कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि उस लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास इस तरह की लाइंस आएंगी। तो ये हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रा है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह आता है? जिस तरह ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जब आता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम उसी वक्त आता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह आता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच एलिमेंट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास इस तरह होगा, उसमें लाइंस होंगी, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम आता किस तरह है? अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में किसी कंटेनर में ले लें, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में एटम्स या मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में हो, किसी गैस वेपर या गैस फॉर्म में, तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। इसको अगर हम देख लें, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें वेपर की फॉर्म में एक गैस मौजूद है। तो जब इस गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, ठीक है, तो वो गैस एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड के कुछ टाइम बाद वो गैस एनर्जी इमिट करेगा। तो उस एनर्जी इमिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। अगर हम यहाँ पे एक स्लिट रख दें और स्लिट से आगे एक प्रिज्म रख लें, प्रिज्म से आगे एक स्क्रीन रख लें, तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो स्लिट से पास होके प्रिज्म से उसकी डिस्पर्जन होगी, स्क्रीन पे हमें एक लाइंस मिलेगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम के मुतालिक ये बात याद रखिएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम एटम से निकलता है। अगर किसी कंटेनर में हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में ले लें और वो इस फॉर्म में हो कि दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट न करते हों, ठीक है, बिल्कुल दोनों, कोई भी दो एटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। अब कौन कौन सी हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह होती है? अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे ये जो वाइट लाइंस आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये वो लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये स्क्रीन पे हमें हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह दिखाई देगा कि ये नीचे ये एक बैकग्राउंड है, कलर बैकग्राउंड है, उसके ऊपर जो वाइट लाइंस आपको नज़र आ रही है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये जो चारों लाइंस है ये हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम है। इसी तरह हीलियम के लाइन स्पेक्ट्रम में 4 से ज़्यादा लाइंस होंगी। ये जो वाइट लाइंस आपको कलर बैकग्राउंड पे नज़र आ रही है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है हीलियम के लिए। इसी तरह मर्करी के लिए आप लोग लाइन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह होगा। कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर ये जो वाइट लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मर्करी की लाइन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम इसका वेवलेंथ कुछ यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि ये विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। अब ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा से ये मतलब कि जब हम इस कंटेनर के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
हाइड्रोजन या किसी भी गैस को जो कि वेपर फॉर्म में होगा उसको एक्साइट करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रा होगा। तो इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होती है। अगर हम उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस एटॉमिक वेपर की फॉर्म में पड़ी है, अगर उस पर हम एक रेडिएशन फॉल करें तो वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम आएगा तो उसमें वो लाइंस मिसिंग होगी जो कि गैस ने एब्जॉर्ब कर दी। अगर हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख लें तो यहाँ पे देख लें नीचे एक वाइट बैकग्राउंड है, उस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये कलरफुल लाइंस हैं। तो ये लाइंस उस मिसिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि गैस ने वहाँ पे एब्जॉर्ब कर दी। अगर यहाँ पे इसके एमिशन स्पेक्ट्रम को भी देख लें तो वो जो ऊपर जो लाइंस मिसिंग है वो नीचे एमिशन स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही है। मींस के एब्जॉर्प्शन के बाद वो गैस वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो वहाँ नीचे फिर एमिशन स्पेक्ट्रम भी आएगा। तो जो ऊपर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग है वो नीचे एमिशन स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही है। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी लाइंस होगी या उनकी इंटेंसिटी क्या होगी या उनका वेवलेंथ क्या होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यूज़ पे। मीन कि जिस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरी है तो उसका टेम्परेचर कितना है और उसको हमने किस प्रेशर पे रखा है, फिर वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू अप्लाई की, तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। अब चूंकि कोई भी गैस एक से ज़्यादा लाइंस इमिट कर सकती है तो वो तमाम लाइंस जो कि एक गैस इमिट करेगी उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी 1885 में उसका नाम जे बामर है और उसने ये सीरीज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट में स्टडी किया था। उसने अपना ये विजिबल पार्ट के लिए ये फार्मूला दिया था 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n स्क्वेयर। यहाँ पे n की वैल्यू 3, 4, 5 हो सकता है। अगर यहाँ पे जो r नज़र आ रहा है r को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये स्पेक्ट्रम अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 लिखेंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके पास दूसरी लाइन आ जाएगी, और इसी तरह n की वैल्यू 5 लिखेंगे तो आपके पास तीसरी लाइन आ जाएगी, और इस तरह आप n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7 ये रख सकते हैं। r यहाँ पे जो r है इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और r की वैल्यू यहाँ पे ये है, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर हम बामर की इस स्पेक्ट्रम को देख लें तो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो जो लाइन आएगी उसको हम h अल्फ़ा लाइन कहेंगे, और n4 जब रखेंगे तो जो लाइन आएगी उसको हम h बीटा कहेंगे। अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख लें तो आखिरी लाइन आएगी और उस आखिरी लाइन को हम कहेंगे सीरीज़ लिमिट। तो इस लाइंस को हम डायग्राम से यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गैमा, और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ये हमारे पास थी बामर सीरीज़ जो कि विजिबल पार्ट में है। तो ये बात याद रखिएगा कि बामर की जो सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में है। इसी तरह जो दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन है वो हमारे पास लाइमन सीरीज़ है। तो लाइमन सीरीज़ हमारे पास ये है। लाइमन सीरीज़ के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है। अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहली लाइन आ जाएगी, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी, और इसी तरह n4, n5, n6 ये आप लोग रख सकते हैं। तो ये जो लाइमन सीरीज़ है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, यूवी जिसको कहते हैं। इसी तरह कुछ और स्पेक्ट्रल सीरीज़ भी है।
जो कि हमारे पास ये है पास्चन ब्रैकेट पी फंड। तो एन की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है, तो वो सीरीज़ पास्चन सीरीज़ कहलाएगी, और इससे ऊपर की वैल्यूज़ हम रख सकते हैं n5 n6। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ में यहाँ पे एन की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 5 से स्टार्ट होगी और 6 7 ये हो सकती है। इसी तरह पी फंड सीरीज़ में एन की जो वैल्यूज़ होगी वो एन की स्टार्टिंग वैल्यू 6 होगी और फिर उसके बाद 7 8। तो ये हमारे पास 3 और सीरीज़ आ जाएगी, और ये तीनों सीरीज़ इंफ्रारेड रीजन में है। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनका पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें विजिबल, यूवी, इंफ्रारेड। तो ये जो सीरीज़ साइंटिस्ट ने डिस्कवर की ये इस रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 3 स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़े। पहली बात ये कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम आता कहाँ से है? तो लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स से आता है। अगर एटम्स वेपर की फॉर्म में हो तो वो जो एनर्जी इमिट करेगी उनसे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। फिर दूसरी बात हमने बात की एमिशन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तीसरी बात हमने यहाँ पे 3 स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़े। एक बामर की जो कि विजिबल रीजन में है और इनके लिए एन की वैल्यूज़ ये है। दूसरी हमने लाइमन सीरीज़ के बारे में पढ़ी जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में है और इनके लिए एन की वैल्यूज़ ये है। तीसरी जो 3 सीरीज़ हमने पढ़ी वो हमारे पास पास्चन ब्रैकेट पी फंड सीरीज़ है और वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में है और इनके लिए एन की वैल्यूज़ यहाँ पे ये है। तो ये चारों, ये 3, ये एक और ये इसके साथ ये फार्मूला, ये चारों फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। थैंक यू।